हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, सबसे पहले तो आई एम सॉरी, मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो आज का पार्ट स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा। और अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा जहां विंग बेहोश हो चुका था और उसकी सर्जरी भी हो चुकी थी। साथ ही चैन विंग को ये भी बताता है कि हम लोग उसे आचिन क्यों कहने लगे। और अब आगे विंग कहता है, ओ कोई बात नहीं गगा। इतना कहते ही डॉक्टर रूम में आते हैं और चैन से कहते हैं कि आप सब बाहर वेट कीजिए, हमें आचिन को चेक करना है। चैन कहता है जी डॉक्टर। और अब वो सब लोग बाहर आ जाते हैं। इधर चैन युवान से कहता है कि अब वो चिंता ना करे, मम्मा को होश आ गया ना, तो अब हम मम्मा को भी ये भी बता देंगे कि युवान की मम्मा और कोई नहीं बल्कि आचिन है, मेरा मतलब बींग है। तभी युवान कहता है, पर मेरे डैडा कौन है? चैन कहता है, अरे हाँ, हमने तो विंग से ये पूछा ही नहीं। चैन कहता है, कोई बात नहीं, अभी डॉक्टर अंकल बाहर आ मम्मा को चेक जैसे ही चेक करके बाहर आएंगे तो हम सब मम्मा से पूछेंगे कि युवान का डैड कौन है। ओके युवान। युवान कहता है ओके। अब हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं वांग जी को, जिसने बेन रूहान के बारे में सारी जानकारी निकाल दी थी। साथ ही बेन रूहान को बैंकरप्ट कर दिया था, जिससे बेन रूहान पहले तो अपने बेटे बेन चाओ पर चिल्लाता है कि उसने 5 साल पहले इतने बड़े कांड किए थे तो उन्हें क्यों नहीं बताया। बेन चाओ अगर पहले बता देता तो वो उसी समय सब हैंडल कर लेता, मगर अभी भी देर नहीं हुई है। उन दोनों में से एक लड़का भाग गया था ना, तो दूसरा कहाँ है? दूसरा लड़का कहाँ है? बेन चाओ कहता है डैड, दूसरा लड़का मैडम डायना के पास है। बेन रूहान कहता है क्या, डायना के पास? बेन चाओ कहता है हाँ डैड, पर आप उसकी फिक्र मत कीजिए, वो किसी को कुछ भी बताने की हालत में नहीं है। वो केवल एक बेड बॉमर बन कर ही रह गया, और साथ ही वो नशे का इतना आदी हो गया कि वो नशे के लिए किसी की जान भी ले सकता है। बेन रूहान कहता है ठीक है, पर वो दूसरा ओमेगा। बेन चाओ कहता है डैड, मेरे हिसाब से तो वो भी मर चुका होगा, क्योंकि मैंने उसकी इतनी बुरी हालत की थी कि वो 1 या 2 दिन में मर जाता, और अब तो 5 साल हो चुके। अगर वो जिंदा होता तो वांग जी हमें बैंकरप्ट नहीं बल्कि हमें मार ही देता। जो सुनकर बेन रूहान कहता है बेटा, कभी भी अपने दुश्मन को कम समझने की भूल मत करना। क्या तुमने उस लड़के की लाश को अपने आंखों से देखा था, या फिर उसके एक्सीडेंट के बारे में कोई खबर या सोशल मीडिया पर कोई न्यूज़ देखी? बेन चाओ कहता है नहीं डैड, ऐसा कुछ नहीं था। बेन रूहान कहता है फिर तुम कैसे कह सकते हो कि वो मर चुका होगा? क्या तुमने कोई भी हॉस्पिटल चेक किया था या फिर कब्रिस्तान जाकर पता किया? जो सुनकर तो बेन चाओ एकदम चुप और कहता है कुछ पता नहीं किया ना। सोचो, अगर वो ओमेगा जिंदा हुई तो, और अगर वांग जी के हाथ लग गई तो तुमने सोचा है कि क्या हो सकता है? इसलिए अपने सभी गार्ड को बुलाओ और उनसे कहो कि वो उस लड़के को ढूंढे, क्योंकि वांग जी के पहुंचने से पहले हमें उस तक पहुंचना होगा, और फिर वो लैन वांग जी वही करेगा जो हम उसे कहेंगे। तभी वेन चाओ कहता है पर डैड, अब उसको कहाँ ढूंढे, क्योंकि उस बात को 5 साल बीत चुके हैं। बेन रूहान कहता है बेवकूफ़, मैं बचपन से तुम्हारे इन्हीं हरकतों के कारण परेशान था। मुझे पता था तुम्हारी बदतमीजी एक ना एक दिन मुझे भारी पड़ेगी। अरे तुझे वो ओमेगा इतनी ही पसंद थी तो मुझसे आकर बात करता। मैं तुम्हारे लिए उस ओमेगा को तो क्या, उसके पूरे ख़ानदान को तुम्हारे सामने ले आता, मगर ना, तुम्हें तो खुद होशियार बनना है। अब देखो अपने होशियारी का नतीजा, आज हमारा सारा बिजनेस बंद हो गया, हम बैंक करप्ट हो गए। वो तो अच्छा है कि ये छोटा सा बिजनेस बच गया, वो भी इसलिए कि ये बेनिंग के नाम पर था, इसलिए, वरना अभी के लिए तो दोनों बाप बेटे रोड पर बैठे होते हाथ में कटोरा लिए हुए, समझे? तभी वेन चाओ कहता है डैड। बेन रूहान कहता है क्या डैड? इडियट, अब जाओ अब उस ओमेगा के बारे में पता करो, समझे? वरना मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम अपनी शक्ल को नहीं पहचान सकते। तभी बेन रूहान देखता है कि अभी भी बेन चाओ वहीं खड़ा है। ये देखकर बेन रूहान गुस्से में कहता है इतना सुनने के बाद भी अभी यहीं खड़े हो? मैंने कहा ना जल्दी जाओ, वरना फिर देख लेना मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। इतना सुनते ही वेन चाओ कहता है जा रहा हूँ डैड, आप टेंशन मत लीजिए। इतना कहकर वेन चाओ वहाँ से चला जाता है। अब हम सीन शिफ्ट करके विंग को देखते हैं, जो अभी हॉस्पिटल बेड पर बैठा था, और उसकी मोम यानी मैडम यू विंग को सूप पिला रही थी। वही आयुयान बैठकर विंग का मुंह और फेस साफ कर रहा था। तभी चैन अंदर आता है, जिसे देखकर विंग कहता है गग्गा,
मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, मेरा वांग जी मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। चैन कहता है ओके विंग ठीक है, मगर अभी तुम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। और हाँ तुम फिक्र मत करो, मुझे उनका नंबर दो, मैं कॉल करके उन्हें यहीं बुला लेता हूँ, या फिर मुझे एड्रेस दो, मैं खुद जाकर तुम्हारे हस्बैंड को लेकर आता हूँ। विंग कहता है नहीं गगा, मैं इतने सालों बाद खुद उनसे मिलकर उन्हें देखना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मुझे ले चलिए ना। चैन कहता है ओके विंग, मैं डॉक्टर से पूछता हूँ कि वो कब तुम्हें डिस्चार्ज करेंगे, उसके बाद हम चलते हैं। विंग मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाता है। अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ विंग हॉस्पिटल बेड पर आराम कर रहा था। वहीं चैन अपने मॉम डैड से कह रहा था कि विंग अपने हस्बैंड से मिलने को कह रहा है। जहाँ ये सब सुनकर मैडम यू कहती है नहीं चैन, मैं विंग को नहीं जाने दे सकती, इतने सालों बाद तो मुझे मेरा आचिन मिला था और अभी तो मैंने उसे ठीक से जाना भी नहीं है, पहचाना भी नहीं है, ना ही मैं उसके बारे में ये जानती हूँ कि वो कब और कैसे उस लैन वांगजी से मिला, कैसे उन लोगों की शादी हुई, और ये भी कि वो अल्फ़ा मेरे ओमेगा बेटे के लिए सही है भी या नहीं, क्योंकि सही होता तो वो ऐसे विंग को मरने के लिए रास्ते पर नहीं छोड़ता, और ना ही इतने सालों उसे ढूंढने की कोशिश कर उसने इतने सालों उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। चैन कहता है मोम ये तो आप सही कह रही है कि उस लैन वांगजी ने इन 5 सालों में एक बार भी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की, और फिर अगर वो विंग से इतना प्यार करता था तो उसने विंग को बीजिंग से शंघाई अकेला क्यों भेजा। तभी मैडम यू कहती है इसलिए तो मैं नहीं चाहती कि मेरा विंग उस लैन वांगजी के पास जाए। तभी फेमियान कहता है पर चैन, विंग की स्माइल देखकर तो लगता है कि वांगजी भी उससे इतना ही प्यार करता है जितना हमारा आचिन करता है, इसलिए एक काम करो, तुम बिजनेस के बहाने उनसे मिलो और पता करो कि आखिर वो इन 5 सालों में कहाँ था, क्यों वो विंग को ढूंढते हुए शंघाई नहीं आया। जो सुनकर चैन कुछ सोचता है और कहता है ठीक है डैड, पर हम विंग को कैसे समझाएंगे। फेमियान कहता है तुम उसकी फिक्र मत करो, हम डॉक्टर की मदद से कुछ दिन विंग को यहीं रख लेंगे। चैन कहता है ओके डैड। इतना कहते हुए चैन और बाकी सब विंग के पास जाते हैं, जहाँ विंग अभी भी सो रहा था। तभी जियान फेमियान मैडम यू से कहता है यू तुम घर जाकर आराम करो, मैं विंग के पास रुकता हूँ। मैडम यू कहती है नहीं फेमियान, मैं अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जाऊँगी। फेमियान कहता है यू घर में आयुयान अकेला है और फिर सुबह चैन को निकलना भी है, और तुम्हारी तबीयत भी तो ठीक नहीं है, इसलिए मेरा कहना मानो, अभी तुम घर जाओ और सुबह होते ही विंग के लिए सूप बना कर ले आना, क्योंकि उसे तुम्हारे हाथों का सूप बहुत पसंद है। यू कहती है हाँ फेमियान, कहती है हाँ। फेमियान कहता है तभी तो मैं तुम्हें घर जाने को कह रहा हूँ, अब यू प्लीज़ घर जाओ और आराम करो। यू कहती है ठीक है फेमियान, तुम कहते हो तो मैं चली जाती हूँ, पर प्रॉमिस करो कि तुम मेरा विंग का ध्यान अच्छे से रखोगे। फेमियान कहता है यू मुझ पर भरोसा रखो, और हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं विंग का अच्छे से ध्यान रखूँगा। इतना कहकर वो चैन से कहता है चैन अपनी मोम को घर ले जाओ। चैन कहता है ओके डैड। अब वो सब लोग वापस आ जाते हैं, जहाँ चैन मैडम यू को कहता है मॉम आप आराम कीजिए, मैं युवान को देखता हूँ। और चैन युवान को देखने चला जाता है। युवान को देखकर चैन अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ वो अपने डैड के कहे अनुसार अपना एक बिजनेस प्रपोजल तैयार करता है। और अब अगली मॉर्निंग मैडम यू उठकर चैन के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करती है, साथ ही विंग के लिए भी सूप बनाती है, और फिर चैन को भेजने के बाद वो युवान को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। इधर चैन भी 3-4 घंटे के सफ़र के बाद बीजिंग पहुंच जाता है, जहां वो सीधा लैन ऑफिस के रिसेप्शन पर पहुंचता है, और रिसेप्शनिस्ट कहता है कि उसे मिस्टर लैन वांगजी से मिलना है। जो सुनकर रिसेप्शनिस्ट कहती है सॉरी सर, मिस्टर लैन तो नहीं है, पर आप चाहे तो उनके भाई से मिल सकते हैं। चैन सोचता है वैसे भी बिजनेस प्रपोजल तो एक बहाना है, मैं तो लैन वांगजी के बारे में पता करने आया हूँ, तो उसके बारे में उसके भाई से बेहतर और कोई नहीं बता सकता। इसलिए वो रिसेप्शनिस्ट कहता है कि ओके, मेरी उन्हीं के साथ मीटिंग फिक्स कर दो। रिसेप्शनिस्ट कहती है ओके सर, आप 5th फ्लोर पर जाकर मिस्टर लैन सिचन से मिल सकते हैं। चैन थैंक यू कहकर लिफ्ट में चला जाता है। वहीं दूसरी लिफ्ट से अभी अभी लैन वांगजी ऑफिस से बाहर निकल चुका था। अब चैन सीधा सिचन के केबिन में पहुंचता है, जहां इस समय वेनिंग था। चैन वेनिंग से पूछता है कि क्या यही मिस्टर लैन का ऑफिस है। वेनिंग कहता है जी, पर आप कौन। चैन कहता है मेरा नाम जियान चैन है। वेनिंग कहता है ओके सर, आप बैठिए, सर आते ही होंगे। चैन कहता है ओके। अब वेनिंग बाहर चला जाता है, जहाँ चैन वही चेयर पर बैठ जाता है और टेबल पर रखी एक फ़ोटो फ्रेम को देखने लगता है, जिसमें विंग वांगजी
और खुद सिचेन की तस्वीर लगी थी। सिचेन वांग जी और सिचेन को देखकर सोच ही रहा था कि इन दोनों में से वांग जी कौन है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, एक्सक्यूज मी, आप कौन? तभी चेन वो फ़ोटो फ्रेम को नीचे रखता है और अपनी जगह से खड़ा होता है और पलटकर उस पर्सन की तरफ देखता है जिसने अभी अभी आवाज़ दी थी। चेन कहता है, आप कौन है? तभी सिचेन आगे बढ़ते हुए कहता है, अरे वाह, मेरी कंपनी में ही, मेरे ही ऑफिस में, मेरे ही कैबिन में खड़े होकर मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ। जियान चेन कहता है, इसका मतलब आप ही मिस्टर लैन हैं? सिचेन कहता है, जी मैं ही लैन सिचेन हूँ, कहिए आपको क्या काम है? जियान चेन कहता है, हेलो मिस्टर लैन, मेरा नाम जियान चेन है, मैं संघाई से आया हूँ। दरअसल कल मैंने मिस्टर लैन वांग जी को बिजनेस प्रपोजल में एक मेल भेजी थी, उसका कोई आंसर नहीं मिला तो मैं ही खुद ही उनसे मिलने आ गया। वो क्या है ना, मैंने आपकी कंपनी का बहुत नाम सुना था और मेरी कब से इच्छा थी कि मैं आपके साथ बिजनेस करूं, बस इसीलिए आप लोगों से मिलने चला आया। जो सुनकर सिचेन हंसते हुए कहता है, अजीब बात है, पहली बार किसी कंपनी के सीईओ को किसी प्रोजेक्ट को लेकर इतना डेस्परेट होते हुए देखा है। जो सुनकर चेन भी फेस पर एक फेक स्माइल रखकर कहता है, क्या करें मिस्टर लैन, अपनी कंपनी को उस मुकाम पर देखना मेरे हिसाब से हर सीईओ को डेस्परेट होना ही चाहिए। वैसे भी आप मुझे बताइए, अगर आप डेस्परेट नहीं होते तो क्या आज लैन कंपनी चाइना के सबसे हाई रिचेस्ट कंपनी में आती? जो सुनकर सिचेन कहता है, हाँ लगता है आप पूरी तैयारी के साथ आए हैं कि आपको हमारे साथ प्रोजेक्ट साइन करना ही है। चैन कहता है, क्या करें, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ ना, इसलिए इतना श्योर तो होना ही पड़ेगा। सिचेन कहता है, ओके मिस्टर जियान, आप अपनी फाइल मुझे दे दीजिए, मैं अपने भाई से डिस्कस करके आपको बता दूंगा। चेन कहता है, श्योर मिस्टर लैन, और फिर अपनी फाइल को सिचेन की तरफ खिसका देता है और फिर फ़ोटो फ्रेम की तरफ देखकर कहता है, बाय द वे मिस्टर लैन, मैं आपकी ये आपकी फैमिली फ़ोटो है ना? सिचेन कहता है, मिस्टर जियान, आपको नहीं लगता कि हम अभी अभी मिले हैं और आप अभी से फैमिलियर हो रहे हैं? चैन कहता है, नहीं नहीं मिस्टर लैन, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो इसलिए कह रहा था कि इसमें आप और ये दोनों बेहद हैप्पी लग रहे हैं, इसलिए मैं ही क्या, इनफैक्ट यहाँ आने वाला हर शख्स कभी ना कभी आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछता होगा। सिचेन कहता है, हाँ वैसे ये मेरा ब्रदर और उसका पार्टनर विंग है। तभी चैन कहता है, मैं जानता हूँ। सिचेन कहता है, क्या? चैन कहता है, मेरा मतलब मैंने लैन वांग जी का काफ़ी नाम सुना है। सिचेन कहता है, हाँ ज़रूर सुना होगा, क्योंकि मेरा भाई बिजनेस वर्ल्ड का किंग है। चैन कहता है, ओके मिस्टर लैन, अब मैं चलता हूँ, और हाँ एक बार इस बिजनेस प्रपोजल को भी देख लीजिए। इतना कहकर चैन वहाँ से निकल जाता है। अब हम सीन कट करके वेंचाओ को देखते हैं, जो अपने कुछ वफादार आदमियों के साथ मिलकर चाइना के बीजिंग शहर में हर जगह विंग की तलाश कर रहा था। वो बीजिंग के सभी क्लब, मॉल, कोठा, सभी जगह विंग की तलाश कर रहा था, मगर अभी तक उसे विंग के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। इधर वांग जी भी अपने खास आदमियों के साथ मिलकर हर जगह, हर सिटी में विंग की तलाश कर रहा था। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे, दोनों ही शख्स अपनी अपनी जगह विंग की तलाश कर रहे थे। वहीं चैन भी किसी न किसी तरीके से सिचेन के करीब आ रहा था, ताकि वो सिचेन से विंग और वांग जी की पूरी जानकारी निकाल सके। और फाइनली चैन सफल हो जाता है, क्योंकि इन दिनों में चैन और सिचेन बिजनेस के अकॉर्डिंग काफ़ी मिले थे। इसलिए फाइनली सिचेन चैन को विंग के बारे में बता देता है कि उसका भाई का पार्टनर पिछले 5 सालों से वो और उसका फ्रेंड न्योसेन गायब है। मैंने काफ़ी तलाश की मगर वो मुझे नहीं मिला। तभी चैन कहता है कि आपने तलाश की, वांग जी कहाँ था, क्या उसने तलाश नहीं किया? सिचेन कहता है, वो कैसे करता? चैन कहता है, क्यों, क्या हुआ, क्या मतलब? सिचेन कहता है, दरअसल मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था जापान में और वो वहीं पर 5 साल कोमा में था। चैन कहता है, क्या, कोमा में? सिचेन कहता है, हाँ, और जब से उसे होश आया है तब से एक भी दिन ऐसा नहीं है कि उसने विंग की तलाश नहीं की हो। ये सब सुनकर चैन सिचेन को बताने वाला था कि विंग उसके पास है, मगर तभी चैन को जियान फेमियान का कॉल आता है, जो देखकर चैन सिचेन से एक्सक्यूज़ करता है और कहता है कि उसके डैड का कॉल है। तभी चैन कॉल पिक करता है, जहां जियान फेमियान चैन को बताता है कि विंग आयुआन को लेकर कहीं चला गया है। जो सुनकर तो चैन शॉक होकर कहता है, क्या, विंग कहाँ चला गया? जियान फेमियान कहता है, पता नहीं। चैन तुम जल्दी से आओ, क्योंकि तुम्हारी मोम का रो रो कर बुरा हाल है
और वो केवल विंग को याद किए जा रही है। चैन कहता है आप फिक्र मत कीजिए डैड, मैं आता हूँ और हमारे विंग को कुछ भी नहीं होगा। इतना कहकर वो फ़ोन रख देता है और सीचेन की तरफ देखता है, जहाँ सीचेन चैन को शौकीन नज़रों से देख रहा था। तभी सीचेन कहता है चैन, तुम किस विंग के बारे में बात कर रहे थे? कौन विंग घर छोड़कर चला गया? क्या वो हमारा विंग तो नहीं? चैन कहता है हाँ। ये सुनकर सीचेन गुस्से में चैन का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है इसका मतलब आप विंग को जानते हैं और आपने हमें नहीं बताया कि विंग आपके पास है। पर एक मिनट, विंग आपके पास कैसे आया? जो सुनकर चैन कहता है मिस्टर लेन, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको रास्ते में बताता हूँ, क्योंकि अभी हमें विंग को ढूंढना है। सीचेन कहता है ढूंढना है, इसका क्या मतलब? चैन कहता है वो आयुआन को लेकर कहीं चला गया। तभी सीचेन कहता है आयुआन? कौन आयुआन? चैन कहता है मिस्टर लेन, अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है, हमें चलना होगा। चलिए। इतना कहकर दोनों निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में चैन सीचेन को विंग के बारे में सब कुछ बता देता है कि विंग उसे किस हालत में मिला था। उसकी बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन थी और फिर वो भी कोमा में था करीब 1 साल के लिए, और उसी 1 साल के अंदर विंग ने आयुआन को बर्थ दिया। साथ ही जब उसे 1 साल बाद होश आया तो वो अपनी पूरी याददाश्त खो चुका था। और फिर अभी कुछ दिन पहले ही उसका ब्रेन का ऑपरेशन हुआ, क्योंकि उसके दिमाग में चोट लगने की वजह से क्लाउड बन गया था। और उसके बाद उसे जब होश आया तब उसने हमें बताया कि लेन वांगजी उसका हस्बैंड है। मगर हम सभी ये सोच रहे थे कि वांगजी कैसा हस्बैंड है जिसने अपने ओमेगा को ऐसे ही रोड पर मरने के लिए छोड़ दिया, और इन 5 सालों में एक बार भी विंग को ना तो तलाश किया और ना ही उसे ढूंढा। और इसी बात का पता करने में लेन कंपनी आया था कि मैं एक बार वांगजी को समझना चाहता था कि आखिर वो किस तरह का पर्सन है। मगर शायद मुझे आप लोगों को समझने में गलती हो गई। आई एम सॉरी मिस्टर लेन। सीचेन ये सब सुनकर चैन से कहता है सॉरी मत बोलिए मिस्टर जियान। इनफैक्ट हमें तो आपको थैंक यू कहना चाहिए कि आपने इतने सालों हमारे विंग का ध्यान रखा। जियान चैन कहता है नहीं मिस्टर लेन, मैं थैंक यू का हकदार नहीं हूँ, क्योंकि मैं विंग को आपको नहीं सौंप पाया। और देखो ना वो कहीं चला गया है। वैसे मुझे नहीं पता था कि वो वांगजी से मिलने के लिए इस तरह का कदम उठा लेगा। वो तो जब से होश में आया था तब से ही वांगजी से मिलने की जिद कर रहा था, मगर हम ही है जो आप लोगों पर भरोसा नहीं कर पाए। तभी कुछ देर बाद वो लोग लेन मैंसन में आ गए, जियान मैंसन में आ गए, जहाँ चैन कहता है डैड। वही मैडम युग का रो रो कर बुरा हाल था। चैन अपनी मॉम के पास जाता है और कहता है मॉम चुप हो जाइए, जहाँ मैडम यू रोते हुए कहती है सब मेरी गलती है, मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। तभी चैन कहता है डैड क्या हुआ? विंग कहाँ चला गया? फेमियान कहता है पता नहीं चैन, वो विंग बहुत जिद कर रहा था कि उसे अपने लंजा के पास जाना है। मैंने और तुम्हारी मॉम ने काफ़ी समझाया, हमने उससे कहा कि चैन को आने दो, फिर हम सब उसे उसके हस्बैंड के पास ले जाएंगे, मगर उसने हमारी बात नहीं मानी। और आज सुबह जब मैं ऑफिस चला गया और तुम्हारी मॉम और युवान हॉस्पिटल में थे, तभी विंग ने तुम्हारी मॉम से कहा कि उसे भूख लगी है, और वो जैसे ही बाहर खाना लेने गई तो इस बीच विंग वहाँ से आयुआन के साथ निकल गया, और उसने तुम्हारी मॉम के लिए एक नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था मॉम अब मैं और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता, मुझे अपने लंजा के पास जाना है। और वो चला गया। जब तुम्हारी मॉम ने मुझे ये सब बताया तो मैं तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा, और फिर हमने बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन पर हर जगह पता किया, मगर विंग हमें नहीं मिला। और फिर मैंने तुम्हें कॉल किया। तभी मैडम यू कहती है चैन मेरे बच्चे को ढूंढो जल्दी, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरा बच्चा मुसीबत में है। चैन कहता है नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं है, मैं जल्दी पुलिस वालों को कॉल करता हूँ। तभी से चैन कहता है उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अभी पता करता हूँ। मुझे ये बताओ क्या विंग के पास कोई मोबाइल है? चैन कहता है हाँ विंग के पास मोबाइल है। चैन जल्दी से उस नंबर पर कॉल करता है, मगर वो नंबर बंद आ रहा था। वो लोग काफ़ी ट्राई करते हैं मगर कुछ नहीं होता। ये देखकर सिचेन कहता है अगर उसका मोबाइल ऑन होता तो मैं लोकेशन ट्रेस कर लेता। सिचेन कहता है लोकेशन? तभी चैन कहता है हम लोकेशन पता कर सकते हैं। सिचेन कहता है कैसे? चैन कहता है युवान की वॉच की वजह से। दरअसल हमने युवान को एक वॉच दी थी जिसमें चिप लगी है। वो क्या है ना, वो छोटा बच्चा है, वो कभी कभी इधर उधर निकल जाता था, इसलिए मैंने उसे एक वॉच दी थी जिसमें चिप लगी है।
सीचेन कहता है वेरी गुड, अब हम उस चिप को ट्रैक कर सकते हैं। इतना कहकर सीचेन अपने पर्सनल बॉडीगार्ड हान को कॉल करता है और वो कहता है कि हमें इस चिप की लोकेशन चाहिए कि ये चिप इस समय कहाँ एक्टिवेट है। दूसरी तरफ सीचेन वांग जी को भी बता देता है कि विंग का पता चल गया है, मैं उसके पास जाने के लिए निकल चुका हूँ, तुम भी आ जाओ। ये सुनकर तो वांग जी भी अपने सभी गार्ड के साथ निकल चुका था। वही इधर से सीचेन, चेन, जियान फेमियान और मैडम यू सभी निकल जाते हैं। अब हम कुछ देर बाद हान को देखते हैं। हान ने सीचेन के मोबाइल पर विंग और युवान की लोकेशन भेज देता है, जो लोकेशन गुसु में दिखा रहा था। सीचेन कहता है गुसु, चेन कहता है गुसु, इसका क्या मतलब? सीचेन कहता है गुसु तो हमारा होम टाउन है। चेन कहता है क्या गुसु आपका होम टाउन है? सीचेन कहता है पर विंग गुसु कैसे पहुंचा और विंग को गुसु कौन ले गया? चेन कहता है क्या गुसु में आपके कोई रिलेटिव है या फिर नहीं? सीचेन कहता है नहीं, हमारा कोई भी रिलेटिव अब गुसु में नहीं रहता। चेन कहता है और आपके दुश्मन? सीचेन कहता है जहाँ तक मुझे याद है हमारे बिजनेस से रिलेटेड कोई भी पर्सन गुसु से नहीं है। चेन कहता है फिर ये पर्सन कौन हो सकता है और वो विंग को गुसु क्यों ले गया? इधर वांग जी भी बीजिंग से गुसु के लिए निकल चुका था। सीचेन, चेन, जियान फेमियान और मैडम यू गुसु पहुंच चुके थे। वही सीचेन और चेन, जियान फेमियान और मैडम यू से कहते हैं कि आप लोग थोड़ा दूरी रहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा दुश्मन कौन है और कितना ताकतवर है। इसलिए मैं और चेन अंदर जाते हैं और देखते हैं कि अंदर कौन है और क्या सच में विंग अंदर है या फिर हमें ये फंसाने के लिए जाल बिछा रखा है। इसलिए प्लीज़ आप लोग बाहर ही रहिए और हाँ, अगर हम लोग 10 मिनट में बाहर ना आए तो आप पुलिस को कॉल कर देना। जियान फेमियान कहता है ठीक है, पर तुम दोनों अपना ध्यान रखना। इतना कहकर चेन और सीचेन अंदर जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि विंग और आयुयान चेयर से बंधे हुए हैं। वहीं विंग एक पर्सन से कह रहा था कि वेंचाओ तुमने हमें क्यों बांधा है और हाँ न्यूसेन कहाँ है? वो तुम ही थे ना जो उस दिन मुझे और न्यूसेन को किडनैप करके ले गए थे? अरे हमने तो तुम्हें अपना दोस्त माना था और तुमने क्या किया? दोस्ती के आड़ में तुमने हमारे पीठ पर छुरा घोंपा और मुझे और न्यूसेन को किडनैप किया। पर क्यों? हमने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? तभी वेंचाओ कहता है क्या बिगाड़ा था विंग? ये तुम मुझे पूछ रहे हो? तुमने मेरा क्या बिगाड़ा था? अरे जब मैं तुम्हें पहली बार मिला था मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैंने सोचा मैं अपने सारे गलत काम छोड़ दूंगा तो तुम भी मुझे प्यार करने लगोगे, मगर तुमने क्या किया? हाँ, तुमने उस लैन वांग जी से शादी कर ली। तुम्हें पता है जब तुम कॉलेज में मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आए थे उस दिन तुम्हारा मैरिज सर्टिफिकेट देखकर मुझे कितना दुख हुआ, तुम्हें पता है? पर फिर भी मैंने सोचा कोई बात नहीं, शादी तो हुई है ना। फिर भी तुम्हें अपनाना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारे हस्बैंड लैन वांग जी को मारने के लिए अपने गार्ड को भेजा और फाइनली वो मर भी गया था। मगर आज 5 साल बाद वो अचानक फिर हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। यहाँ तक उसने मेरे डैड पेंटवान को भी बैंकरप्ट कर दिया, मगर अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे जान के बदले उससे अपनी सारी प्रॉपर्टी हासिल करूंगा और फिर तुम दोनों को यहीं मार दूंगा, समझे? और फिर हंसते हुए वेंचाओ विंग के फेस के सामने बैठता है और सीरियस टोन में कहता है काश विंग उस दिन अगर मुझे पता नहीं चलता कि तुम प्रेग्नेंट हो तो शायद आज हम दोनों हैप्पी होते। मगर जब मुझे पता चला कि तुम उस लैन वांग जी के बच्चे से प्रेग्नेंट हो तब मेरा खून खोल गया और मैंने इन्हीं हाथों से तुम्हें टॉर्चर किया। और एक बात बताऊं, वो सब करते हुए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मगर पता नहीं मुझे क्या हुआ और मुझे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि तुम्हारी बॉडी को उस लैन वांग जी ने छुआ। उसने तुम्हें कहाँ कहाँ टच किया होगा मैं सोचना भी नहीं चाहता। वेंचाओ इस वक्त विंग से ऐसे बात कर रहा था जैसे कोई साइको बात करता है और ये देखकर विंग डर जाता है, क्योंकि इस समय विंग के फेस के सामने वही टॉर्चर जो 5 साल पहले वेंचाओ ने विंग पर किया था वो याद आ रहा था और इसी वजह से विंग काँप रहा था, उसे पसीना आ रहा था। जो देखकर वेंचाओ कहता है अरे विंग तुम तो मेरे बात करने से ही डर गए, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं और अपने फेस को देखो कितना पसीना आ रहा है तुम्हें। और वो रुमाल निकालकर विंग का पसीना साफ करने लगता है, जो देखकर विंग और भी घबरा रहा था। ये देखकर चेन सीचेन से कहता है सीचेन विंग की अभी अभी सर्जरी हुई है और उसके लिए इतनी पेनफुल बातें सही नहीं है, हमें वेंचाओ को रोकना होगा ताकि वो विंग से और ज़्यादा बात न करे। सीचेन कहता है हाँ चेन तुम सही कह रहे हो, तो चले। सीचेन हाँ में सिर हिलाता है। तभी सीचेन क्लैपिंग करते हुए अंदर आ जाता है, उसके साथ में चेन भी था जिसके हाथ में गन थी। तभी युवान चेन को देखकर कहता है अंकल आप आ गए। तभी विंग की नज़र भी सीचेन पर जाती है और वो सीचेन को देखकर शॉक हो जाता है। इधर सीचेन क्लैपिंग करते हुए वेंचाओ से कहता है वाह वेंचाओ वाह,
तो तुम विंग से प्यार कर रहे थे, कि तुम विंग से प्यार करते थे और फिर अचानक तुम लोग विंग से नफरत भी हो गई, वो भी इसलिए कि विंग अपने ही हस्बैंड की बेबी से प्रेग्नेंट था। वाओ वेंचाओ वाओ, उसकी शादी हो गई थी, उसके बावजूद भी तुम विंग को अपनाना चाहते थे, मगर उसको किसी और ने छू लिया तो तुम्हारा प्यार खत्म हो गया। ये कैसा प्यार था तुम्हारा वेंचाओ, कैसा? तभी वेंचाओ कहता है, सिचेन तुम कैसे आए, तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? जो सुनकर सिचेन वेंचाओ के एकदम फेस के सामने आता है और वेंचाओ के फेस पर एक थप्पड़ मारकर कहता है, सर को नाम से नहीं बुलाते, क्या इतनी तमीज़ नहीं सिखाई तुम्हारे बाप बेनरूहान ने? जो सुनकर वेंचाओ अपने फेस को सीधा करते हुए कहता है, वैसे मेरे बाप ने मुझे क्या सिखाया और क्या नहीं, वो तो बात की बात है, पर अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, क्योंकि मुझे तुमसे भी तो अपना हिसाब पूरा करना है। याद है तुम्हें कॉलेज का फर्स्ट दिन, जब फर्स्ट दिन ही तुमने पूरे कॉलेज के सामने मेरी बेइज्जती की थी? मैं तुम्हें उसी दिन सबक सिखा देता, मगर उस दिन तुम विंग की वजह से बच गए, क्योंकि उस समय विंग मेरे दिल में बस गया था, इसलिए मैंने उस समय तुम्हें माफ़ कर दिया, मगर आज नहीं। और अपने गार्ड से कहता है कि पकड़ लो इन दोनों को। तभी चैन कहता है, तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो वेंचाओ? वैसे तुम्हारी और मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मगर फिर भी तुमने मेरे भाई को किडनैप करने की हिम्मत की है, वो तुमने सही नहीं किया, इसलिए अपनी सलामती चाहते हो तो विंग और युवान को छोड़ दो। जो सुनकर वेंचाओ हंसते हुए कहता है, शायद तुम लोग पागल हो, मेरे ही घर में आकर मुझे ही धमका रहे हो। इतना कहते ही वेंचाओ अपने सारे गार्ड को आवाज़ लगाता है, जहाँ देखते देखते ही बहुत सारे गार्ड आ जाते हैं। वेंचाओ उन गार्ड से कहता है कि इन दोनों को पकड़ लो। तभी चैन वेंचाओ पर गन तान देता है, जो देखकर वेंचाओ फिर से हंसता है और कहता है, मेरे इतने सारे गार्ड से घिरे होने के बावजूद और ये भी जानने के बावजूद कि विंग और ये बच्चा मेरे कब्जे में है और मेरे गन के निशाने पर है, तुम लोग फिर भी मुझ पर गन तान रहे हो, मानना पड़ेगा तुम्हारी हिम्मत को। और वो अपने गार्ड से कहता है कि इनकी गन छीन लो और इन दोनों को भी चेयर से बांध दो। गार्ड वेंचाओ के कहे अनुसार दोनों को बांध देते हैं। इधर चैन से पूछता है कि हम लोग उतनी देर से उनसे बात क्यों कर रहे थे? अब देखो ना, हम पकड़े गए ना, अब हम खुद को और विंग और युवान को कैसे छुड़वाएंगे? सिचेन कहता है, चैन टेंशन मत लो, और तुम्हें पता है मैंने बात करने में क्यों टाइम वेस्ट किया? चैन कहता है, क्यों? सिचेन कहता है, वो इसलिए ताकि हम यहाँ के सभी गुंडों को सामने ला सके, और तुम्हें पता है जब हम अंदर आए थे तब 1-2 ही गार्ड थे, और अब देखो इतने सारे हैं। चैन कहता है, वो तो ठीक है, पर अब हम बाहर कैसे जाएंगे? सिचेन कहता है, फिक्र मत करो, वांग जी आता ही होगा। अब वहाँ पर ऐसे ही सब साइलेंट रहता है। तभी पीछे से बेनरूहान भी आता है और वो चैन और सिचेन को देखकर पूछता है कि ये कौन है? वेंचाओ कहता है, डैड ये लैन वांग जी का ब्रदर है और ये इस छोटू का अंकल है। ये सुनकर तो बेनरूहान वेंचाओ पर चिल्लाता है कि क्या लैन वांग जी का ब्रदर है? वेंचाओ कहता है, जी डैड। जैसे ही वेंचाओ जी डैड कहता है, बेनरूहान एक जोरदार थप्पड़ वेंचाओ के फेस पर मारते हुए कहता है, इडियट, ये सब क्या है? तूने इन दोनों को पकड़कर यहाँ बिठा के रखा है, मगर ये नहीं सोचा कि विंग के बारे में किसी को भी पता नहीं था। फिर ये दोनों यहाँ कैसे आए? और ये दोनों यहाँ है, इसका मतलब वांग जी भी यहाँ आने वाला होगा या फिर आ चुका होगा, और तुम जानते हो ना वो एक माफिया है। ये सुनकर तो चैन और विंग दोनों शौक कि वांग जी एक माफिया है। इधर सिचेन जब बेनरूहान को देखता है तो उसे याद आता है कि उसने इस पर्सन को तो कहीं देखा है, और सोचने लगता है। इधर बेनरूहान वेंचाओ से कहता है, आप मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इन दोनों को मार दो, और हाँ, वांग जी के आने से पहले विंग को यहाँ से लेकर चलो। वेंचाओ कहता है, ओके डैड, और वो अपने गार्ड से कहता है कि जल्दी इस जगह पर बॉम्ब फिट करो और जल्दी से चलो। इतना कहकर वेंचाओ विंग का हाथ खोलता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। ये देखकर चैन कहता है, विंग विंग। विंग भी कहता है, गग्गा, और वेंचाओ से कहता है, छोड़ो मुझे, मैं कहीं नहीं जा रहा। इधर आयुआन भी कहता है, मम्मा, बैड अंकल, आप मेरी मम्मा को कहाँ ले जा रहे हैं? छोड़ो मेरी मम्मा को, छोड़ो। मगर तब तक सभी गार्ड उस जगह पर बॉम्ब लगाकर बाहर निकलने लगते हैं। तभी चैन अपनी चेयर पर फड़फड़ाने लगता है और साथ ही आयुआन से कहता है, युवान घबराओ मत, मम्मा को कुछ नहीं होगा। इधर सिचेन तो बेनरूहान को देखकर यही सोच रहा था कि इस पर्सन को मैंने कहाँ देखा है। तभी सिचेन को याद आता है कि ये तो वही पर्सन है
जिसने वेंजुलियो के साथ मिलकर उसके मॉम डैड को मारा था। इधर से चैन सीचेन को कहता है, सीचेन जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। सीचेन तो ख्यालों में ही डूबा था, इसलिए वो चैन की बातों पर भी कोई ध्यान नहीं देता। मगर चैन के बार बार कहने पर आखिर सीचेन होश में आता है और चैन से कहता है, क्या हुआ? चैन कहता है, सीचेन क्या हुआ, कहाँ खोए हो? जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, अभी कुछ देर में ये घर उड़ने वाला है, इसलिए जल्दी से छूटने की कोशिश करो। और लकीली सीचेन और चैन उस चेयर से अपने हाथ खोलने में कामयाब हो जाते हैं। अब हम इधर देखते हैं, जब तक चैन सीचेन आयुआन को लेकर बाहर आते हैं तब तक वो देखते हैं कि वेन रूहान और उसके सारे गार्ड मरे पड़े हैं और वांग जी के गोद में विंग पड़ा है जिस पे गोली लगी थी। वहीं मैडम यू और जियान फेमियान का रो रो कर बुरा हाल था। चैन बाहर आता है और कहता है, मॉम डैड विंग। सीचेन भी कहता है, वांग जी। और दोनों बाहर आते ही तभी वो घर भी उड़ जाता है। इधर सीचेन वांग जी के पास आता है और विंग को खून से लथपथ देकर पूछता है कि क्या हुआ। तभी चैन कहता है, विंग। और फिर विंग की नब्ज चेक करता है और कहता है, डॉक्टर डॉक्टर। और अब हम सब विंग को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ विंग को ओटी में ले जाया जा रहा था और अब उसका ऑपरेशन होने लगता है। अब चैन और सीचेन तीनों से पूछते हैं कि विंग को गोली कैसे लगी, जहाँ जियान फेमियान कहता है, वो क्या है ना। और फिर गाइस हम यहाँ पर एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ वेन जाओ और वेन रूहान विंग को लेकर जा रहे थे। तभी वांग जी उनके सामने आ जाता है और विंग वांग जी को देखकर कहता है, हस्बैंड आप आ गए। और वांग जी एक पंच वेन रूहान को मारता है और इधर वेन चाओ के गार्ड और वांग जी के गार्ड में फाइटिंग चालू हो जाती है। वहीं वांग जी विंग को साइड कर देता है और खुद वेन चाओ और वेन रूहान से फाइटिंग करने लगता है और फिर अचानक वेन चाओ के हाथ गन लग जाती है और वो वांग जी पर गोली चलाता है, मगर वो गोली खुद वेन रूहान को लग जाती है। ये देखकर वेन चाओ पागल हो जाता है और वो दूसरी गोली वांग जी पर चलाता है, मगर तभी अचानक विंग वांग जी के सामने खड़ा हो जाता है और वो गोली विंग को लग जाती है और विंग फर्श पर गिर जाता है। ये देखकर तो वांग जी शॉक हो जाता है और इसी बीच वेन चाओ भाग जाता है। तो गाइस यहाँ पर हमारा फ्लैशबैक ख़त्म होता है और अब हम बैक टू प्रेजेंट आते हैं, जहाँ 3 घंटे ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और वांग जी को बताते हैं कि मास्टर विंग अब खतरे से बाहर है। वांग जी डॉक्टर को थैंक यू कहता है और कहता है कि क्या मैं विंग से मिल सकता हूँ, जहाँ डॉक्टर कहता है अभी फ़िलहाल वो बेहोश है, मगर हम उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं तो आप उन्हें वहाँ देख सकते हैं। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं जहाँ विंग को वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। वहीं चैन वांग जी को विंग के बारे में बताता है कि विंग आज से 5 साल पहले और शंघाई के रोड पर मिला था, उसकी हालत बहुत ख़राब थी। फिर मैं उसको हॉस्पिटल ले गया, जहाँ डॉक्टर ने मुझे बताया कि विंग के सिर पर बहुत ही गहरी चोट लगी है। वहीं वो कोमा में चला गया और ये भी बताता है कि विंग प्रेग्नेंट है। और फिर उसी स्थिति में विंग ने आयुआन को बर्थ दिया और जब उसे होश आया तो वो सब कुछ भूल गया था, यहाँ तक कि वो अपना नाम, अपना बेबी सब कुछ भूल गया था। और मेरी मोम जो पहले से शांत थी, विंग के आने के बाद उनके जान में जान आई। और फिर उसके बाद हम मोम और विंग को लेकर अपने होम टाउन यूनमक चले गए, जहाँ विंग आयुआन के साथ बहुत हैप्पी रहता था। वहीं मोम भी विंग और आयुआन के साथ में खुश रहती थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ फ्रेंड की तरह रहते थे, मगर विंग को पता ही नहीं था कि जिस आयुआन को वो अपना फ्रेंड समझता है वो तो उसका अपना बेबी है। विंग को लगता था कि हमने आयुआन को अडॉप्ट किया है और बेचारे युवान को अभी तो पता चला कि विंग ही उसकी मॉम है। और अभी विंग के साथ इतना कुछ हो गया कि बेचारे युवान को ना तो माँ का प्यार मिला और ना ही डैड का। ये सुनकर तो वांग जी अपनी जगह से खड़ा होता है और आयुआन को देखता है, जो विंग के वार्ड में ही काउच पर सो रहा था। वांग जी जाकर आयुआन को टच करता है और उसे गौर से देखता है और फिर आयुआन के फोरहेड पर किस करता है और कहता है, सॉरी बेबी, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बेटे हो, मेरे और मेरे विंग की प्यार की निशानी हो। लेकिन अब डैडा तुमसे प्रॉमिस करते हैं कि अब वो तुम्हारा और तुम्हारी मॉम का अपनी जान से भी ज़्यादा ध्यान रखेंगे, प्रॉमिस बेटा। और फिर आयुआन के फोरहेड पर किस करता है और अब जाकर विंग के पास बैठकर विंग का हाथ पकड़कर कहता है, विंग तुम हमेशा मुझे कहते थे ना कि मुझे वाइफ ही कहो, तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ आज से मैं तुम्हें हमेशा वाइफ ही कहूँगा और अब तुम्हें 1 मिनट के लिए भी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा और ना ही खुद जाऊँगा।
और वहीं विंग के हाथ में अपने फिंगर कनेक्ट करके कहता है, अपना फोरहेड कनेक्ट करके अपना फोरहेड रख लेता है और वांग जी वहीं बैठे बैठे सो जाता है। अब अगली मॉर्निंग विंग अपनी आंखें खोलता है तो देखता है वांग जी उसका हाथ पकड़कर सो रहा है और काउच पर आयुयान सो रहा है। विंग दोनों को देखता है जो एक जैसे सो रहे थे और विंग याद करता है आयुयान की शक्ल तो सेम टू सेम वांग जी से मिल रही है।